नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। हम लोग देखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली होता क्या है, कौन से रीजन में आता है और कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं कि इसका फॉर्मेशन होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और जानेंगे कि इसे अलग अलग एरियाज़ में, लोकल नेम्स में किस किस नाम से जाना जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली हमारे ट्रॉपिकल एरियाज़ में फॉर्म होते हैं, बट हमारा एक पॉइंट जो है वो ध्यान रखने योग्य है कि हमारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ में फॉर्मेशन इनका नहीं होता है। अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि इनका फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है। दिस इज़ बेसिकली वी नो डैट एट द इक्वेटर कोरियोलिस फोर्स इज़ मिनिमम। हमारा जो कोरियोलिस फोर्स होता है इक्वेटर पे मिनिमम होता है, इसकी वजह से विंड का डिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता है और हमारा साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। ठीक, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल जैसा कि नाम है इसका ट्रॉपिकल, तो ये ट्रॉपिकल रीजन में आएगा जो कि हमारा 0 से 23 डिग्री के बीच में है। बस आप ध्यान रखिएगा 0 से 5 डिग्री के बीच में नहीं आता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में आता है। ठीक, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एटमॉस्फेरिक फिनोमेना विच डेवलप इन द ट्रॉपिकल वाटर्स। बेसिकली जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये वाटर बॉडीज़ में आते हैं, बट इसका इम्पैक्ट हमारा लैंड पे भी देखने को मिलता है जब हमारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं और वो एक लार्ज एरिया को कवर करते हैं। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ द साइक्लोन पर ईयर। ठीक, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, डिफरेंस क्रिएट होते जा रहे हैं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक, और ईयर बाय ईयर जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, हमारे नंबर ऑफ साइक्लोन्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इनके लिए कंडीशन जो रिक्वायर्ड होती हैं वो 27 डिग्री टेम्परेचर जो है ऑन एवरेज रिक्वायर्ड होता है, इससे ऊपर ही होगा तभी ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ कंडीशंस वो हम पहले देख लेते हैं। जब अगर हमारा टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा। ये क्यों होता है? जब हमारा टेम्परेचर हाई होता है तो जो वहाँ की एयर है वो राइज अप करती है, तो नीचे जो डेंसिटी ऑफ द एयर कम हो जाती है, तो उसकी वजह से प्रेशर हमारा कम हो जाता है। जहाँ टेम्परेचर हाई होगा प्रेशर कम हो जाएगा और जहाँ टेम्परेचर लो होगा वहाँ पर प्रेशर हाई हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के प्रेशर। जब हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर जाएंगी तो लो प्रेशर एरिया भी गर्म होकर राइज करेगा, परंतु कोरियोलिस फोर्स की वजह से इनका साइक्लिक मूवमेंट होगा और स्पाइरल मूवमेंट देखने को मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक वार्म एरिया है। कौन सा एरिया है? वार्म एरिया है। वार्म एरिया के ऊपर जो एयर होगी वो भी वार्म होगी, वो राइज करेगी। ठीक, अब ये अपने साथ मॉइस्चर कंटेंट भी ऊपर लेके उठेगी। जब ऊपर लेके उठेगी तो यहाँ पे जब लो प्रेशर एरिया है, अगल बगल जो हमारा हाई प्रेशर एरिया है, तो इधर की हवा इस वाले गैप को फिल करने के लिए आगे भागेगी। बट हम जानते हैं कि अर्थ का मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होता है। इसकी वजह से जो विंड हमारी मूवमेंट कर रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड, तो उसका साइक्लिक मूवमेंट हो जाएगा और ये स्पाइरल होते होते ये उठने लगेगी हवा और सेंटर में हमारा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। अब विंड डिफ्लेक्शन होगा किधर किधर को? अगर हमारी नॉर्थ हेमिस्फीयर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर सदर्न हेमिस्फीयर है तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। आइए देखते हैं कैसे कोरियोलिस फोर्स हमारा अफेक्ट करता है, विंड डिफ्लेक्शन करता है और साइक्लोन फॉर्मेशन में अहम रोल प्ले करता है। तो ये हुआ हमारा कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्शन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की रोटेशन की वजह से ये फोर्स डेवलप होता है। फोर्स इज डेवलप नोन एज अ कोरियोलिस फोर्स। डिफ्लेक्शन ऑफ द अर्थ, ठीक, रोटेशन की वजह होता है। डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड्स, विंड हमारी रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक, ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, साउथ हेमिस्फीयर है,
तो हमारा जो विंड ऊपर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड आ रही है वो हमारी इधर को डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। ये हमारा इधर से इधर को होगा, ठीक, ये इधर को, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और जो विंड हमारी हाई प्रेशर से इधर को आ रही है उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो जाएगा। हमारा जो इक्वेटर होता है वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स मिनिमम होता है और पोल्स होता है वहाँ पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं कि किधर से किधर को मूवमेंट होगा, ठीक। तो ये मान लीजिए हमारा लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है। लो प्रेशर एरिया जब क्रिएट हुआ, क्यों क्रिएट हुआ, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि यहाँ की एयर वार्म होगी और वो राइज अप करेगी। जब राइज अप करेगी तो अगल बगल की एयर जो है वो गैप फिल करने के लिए बढ़ेगी। बट जब गैप के साइड में एयर हमारी मूवमेंट करेगी तो अर्थ के रोटेशन की वजह से इसे डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो होगा क्या, जो विंड मान लीजिए इधर को आ रही है वो अपने राइट वर्ड डिफ्लेक्शन होगा, ठीक, विंड का राइट साइड में डिफ्लेक्शन होगा। हम लोग जब विंड्स के बारे में पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किधर से किधर को डिफ्लेक्शन होता है। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर होता था तब हमारा विंड अपने राइट साइड में डिफ्लेक्ट करती थी, अगर सदर्न हेमिस्फीयर होता था तो विंड अपने लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन करती थी। अब ये मान लीजिए इधर से इधर को एयर आ रही तो इसका राइट इस साइड है तो ये इधर को डिफ्लेक्ट करेगी, ये इधर को डिफ्लेक्ट करेगी, ये इधर को डिफ्लेक्ट करेगी, ये इधर को, ये इधर को। तो आप देखिए ये उल्टा मोमेंट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। क्लॉक हमारी इधर से इधर को मूव करती है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते करते एक स्पाइरल मूवमेंट बनाएगी, ठीक। और इसके अपोजिट ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर को विंड अपने लेफ्ट साइड में मुड़ती मुड़ती क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी, ठीक है। जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी कि कोरियोलिस फोर्स की एब्सेंट होने की वजह से हमारा जो है 0 से 5 डिग्री नॉर्थ में और 0 से 5 डिग्री साउथ में हमारा साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अब नाम देख लेते हैं, अलग अलग लोकेशन में अलग अलग नाम से जाना जाता है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर इंडियन ओशियन है तो वहाँ पे हम इसको साइक्लोन के नाम से ही जानते हैं। अगर अटलांटिक ओशियन है तो वहाँ पे हम इसे हरिकेन के नाम से जानते हैं। साउथ चाइना सी है या वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है तो वहाँ पे इसे टाइफून कहा जाता है, ठीक। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहा जाता है। इस टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है हमारा लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर हाइयर देन 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। जो हमारा सी सरफेस है वो लार्ज होना चाहिए और उसका टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। अगर 27 डिग्री से कम रहेगा तो हमें साइक्लोन देखने को नहीं मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही हमारा स्पाइरल मूवमेंट या डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड देखने को मिलता है। तो कोरियोलिस फोर्स होना भी जरूरी है। इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स मिनिमम है या फिर हम कहें ज़ीरो है, नेग्लिजिबल है, तो इसकी वजह से हमें साइक्लोन का फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, ठीक, स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में। अगर ज़्यादा वेरिएशंस होंगे वरना क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, बादल हवाएं उड़ा ले जाएगा। अब जो हमारी हवाएं ऊपर जा रही हैं नीचे आ रही हैं उनमें स्मॉल वेरिएशन से होना चाहिए। मान लीजिए ऊपर बादल का फॉर्मेशन हुआ है ऊपर से और दूसरी विंड राइज अप कर रही है तो वो बादल को उड़ा ले जाएंगी साथ में। तो इसकी वजह से जो वेरिएशन है वर्टिकल विंड्स में वो कम से कम होना चाहिए। ऊपर जो उड़ती हुई विंड्स हैं, वर्टिकल मतलब ऊपर उड़ती हुई विंड्स जो हैं उसमें स्मॉल वेरिएशन ही देखने को मिले। और जो चौथी कंडीशन है वो हमारी प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया, ठीक। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, राइज क्लाउड फॉर्मेशन एंड साइक्लोन बनेगा, ठीक। लो प्रेशर एरिया हाई प्रेशर एरिया से आएगी, फिर लो पर राइज करेगी ऊपर, फिर ऊपर जब राइज करेगी तो उसका टेम्परेचर कम होगा मॉइस्चर वाली एयर का। जब मॉइस्चर कम होगा तो कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और इस तरह हमारा साइक्लोन बनेगा और साइक्लोन के बाद क्यूमुलोनिम्बस का क्लाउड बनेगा। अभी हम लोग डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम लोग कंडीशंस देख लेते हैं। जो पांचवी कंडीशन है वो जेट स्ट्रीम ना हो, ठीक। ठंडी हवा नीचे आ रही है क्योंकि ये वार्म एयर को राइज नहीं होने देगी।
मतलब कि हमारा अपर एयर डाइवर्जेंस ना हो। ठीक, अगर जेट स्ट्रीम है तो साइक्लोन्स का फॉर्मेशन अफेक्ट होता है। अब हम लोग डिटेल में समझते हैं कि जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसमें होता क्या है। बेसिकली मान लीजिए ये हमारी गर्म एरिया है जहाँ का टेम्परेचर हाई है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जहाँ भी टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे प्रेशर लो होगा। अब लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो हाई प्रेशर की इवेंट जो है हमारी उसका मूवमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा एयर का, उसी को हम लोग विंड्स कहते हैं। जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा तो हम लोग जानते हैं अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट, तो इसकी वजह से विंड का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अगर ये साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो इसका डिफ्लेक्शन राइटवर्ड होगा, और ये राइटवर्ड डिफ्लेक्शन करते करते एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते करते स्पायरल मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे जैसे विंड राइज करेगी स्पायरल मूवमेंट करते करते और ऊपर राइज करेगी। अब जब विंड ऊपर राइज करेगी, जब विंड हमारी ऊपर राइज करती है तो हम जानते हैं कि नॉर्मल लैप रेट देखने को मिलता है, मतलब हमारी एयर ठंडी होती है, और जब एयर ठंडी होती है तो उसका कंडेंसेशन होता है, और जब कंडेंसेशन होता है तो उसमें क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ठीक, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, घने बादल बनते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी हमारी, जब यहाँ से हमारी एयर राइज अप हुई थी तो वाटर से वेपर में कन्वर्ट हुई थी, तो यहाँ पे लेटेंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई थी। जैसे जैसे ऊपर आती है, जब ये वाटर वेपर हमारी फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं तो लेटेंट ऑफ हीट रिलीज होती है, तो वो विंड हमारी फिर यहाँ से होते हुए नीचे आने लगती है गर्म हवा, और ये हमारा जो लो प्रेशर एरिया है यहाँ पे आ जाती है। तो इसकी वजह से ये जैसे कि हमारा लिखा है कि यहाँ पे कंप्रेशनल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा रहता है। वही हमने जो बात बताई कि लेटेंट ऑफ हीट की वजह से लेटेंट ऑफ हीट रिलीज होती है, तो यहाँ की एयर जो है वो नीचे आने लगती है। यहाँ पे हमें क्लियर स्काई देखने को मिलती है और बारिश भी ना के बराबर ही होती है। तो ये इधर बढ़ता जाता है, नीचे फिर से गर्म हवा आई, फिर से वही प्रोसेस होगा, और ये इस तरह क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती जाती है। वही वाली बात हमने की कि कॉन्टीन्यूअस सप्लाई कैसे मिलती है। जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन है वहाँ पे कॉन्टीन्यूअस सप्लाई मिलती रहती है। वही हमने जो बताया आपको कि लेटेंट ऑफ हीट पहले एब्जॉर्ब होती है फिर बाद में रिलीज होती है। ये वही बात है कि सी में जब लिक्विड फॉर्म में होता है, जब टेम्परेचर मिलता है इसको, लेटेंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। दोबारा जब वाटर वेपर से इसका लिक्विड में फॉर्मेशन वाटर ड्रॉपलेट में होती है तो ये लेटेंट ऑफ हीट रिलीज होती है, और ये लेटेंट ऑफ हीट कॉन्टीन्यूअस सप्लाई के लिए अपना योगदान देती है, और यही हमारा सेंटर में जो हमारा लो प्रेशर मेंटेन करके रखती है, और इसी की वजह से हमारा सेंटर में काम और क्लियर स्काई देखने को मिलती है। इसी को हम लोग आई कहते हैं। आई के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये फ्यू मीटर से 200 किलोमीटर की रेंज में भी हो सकता है। और जैसे ही हमारा ये साइक्लोन है धीरे धीरे लैंड पर पहुंचता है तो वहाँ पे मॉइस्चर की कमी होने लगती है, तो क्लाउड फॉर्मेशन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और साइक्लोन ख़त्म हो जाता है। 80% जो साइक्लोन्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं। ठीक, अरेबियन सी की सैलिनिटी ज़्यादा है तभी वहाँ पे कम आते हैं। अब नेमिंग ऑफ द जो साइक्लोन है वो कौन करता है, इसमें टोटल 13 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं नेमिंग में। उन्होंने अपने अलग अलग 13 नाम दे रखे हैं। उसमें से जब साइक्लोन आता है तो उसका नामकरण किया जाता है। उसका नामकरण कौन करता है, RSMC, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, इसकी नेमिंग करता है रीजनल साइक्लोन्स की। जो हमारा पिछला साइक्लोन आया था उसका नाम बिपरजॉय था, BIPARJOY रखा गया था, जो कि बांग्लादेश ने दिया था। अब जो आने वाला नाम है वो इंडिया से होगा, जिसका नाम हामून, अगला नाम तेज होगा जो कि इंडिया से दिया गया है, और उसके बाद जो आएगा वो हामून ईरान से दिया गया है। तो आप किसी को ये बता सकते हैं कि अगला वाला साइक्लोन आएगा उसका नाम क्या होगा, तेज होगा। ठीक, उसके बाद जो आएगा वो हामून ईरान से आएगा। इसमें टोटल 13 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे जैसे आता जाता है तो उसकी नेमिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमने बताई थी वही करती है, RSMC। अब हम लोग कुछ कलर कोड्स के बारे में जान लेते हैं जो कि इससे रिलेटेड होते हैं साइक्लोन्स के बारे में।
जो अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोन के बारे में बताते हैं कि क्या स्टेज है साइक्लोन की। ठीक है, तो देखते हैं उसको। इसमें 4 स्टेज हैं बेसिकली। AIMD वार्निंग सिस्टम है। इसमें पहला जो है वो ग्रीन कलर है, मतलब नो साइक्लोन। जो कंडीशन है वहाँ पे साइक्लोन की नहीं है, मतलब ये कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन नहीं है। दूसरा जो हमारा कलर है वो येलो कलर है। अगर डिप्रेशन बनता है, प्री साइक्लोनिक वार्निंग है, ये 72 घंटे पहले दी जाती है। वार्निंग इशू 48 घंटे, अगर साइक्लोन दूर है, 48 घंटे दूर है, तब इसकी वार्निंग इशू कर दी जाती है। ठीक है। Issued at least 40 hours before the commencement of the bad weather when the cyclone is located 500 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। 500 किलोमीटर दूर जब साइक्लोन होता है तभी इसकी वार्निंग इशू कर दी जाती है। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा कलर है वो हमारा ऑरेंज कलर है। अगर इसकी वार्निंग आती है तो ये लगभग 24 घंटा पहले, अगर बैड वेदर होने वाला है तो उसके 24 घंटा पहले ही ये बता दिया जाता है। ठीक। इसके बाद हमारा आता है रेड कलर कोड। इट इज़ इश्यूड 12 आवर्स बिफोर द साइक्लोन लैंडफॉल व्हेन द साइक्लोन इज लोकेटेड विद इन 200 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। जब 200 किलोमीटर कोस्ट से रह जाता है साइक्लोन, तब इसकी वार्निंग इशू की जाती है। ठीक है। ये हमारा टॉपिक था ट्रॉपिकल साइक्लोन पे। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, and if you want more such educational contents then you have to subscribe only. Then only I will get motivation to make more new videos like this. Thank you and see you in the next. Jai Hind दोस्तों।